हेलो दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में क्लास नंबर 7 को लेकर के आए हैं। तो इससे पहले क्लास नंबर 6 तक कंप्लीट करा दिया गया है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन नंबर हमारा स्टार्ट होगा वो 151 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्लास नंबर 1 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है कि छेनी की धार पर क्रॉनिंग का उद्देश्य क्या है। यानी कि छेनी पर थोड़ा सा क्रॉनिंग किया जाता है, उसका क्या उद्देश्य दिया गया है। ऑप्शन ए बोल रहा है कि छेनी के फिसलन से रोकने के लिए। ऑप्शन बी बोल रहा है कोनों की खुदाई को रोकने के लिए। और ऑप्शन सी है छेनी को सीधी रेखा पर स्वतंत्र रूप से मूव करने के लिए। और ऑप्शन डी बोल रहा है कटिंग एज को कार्य में घुसने देने के लिए। तो जो छेनी में क्रॉनिंग का उद्देश्य रहता है वो हमारा इसलिए दिया जाता है क्योंकि जब भी हम चिपिंग करेंगे तो जो कॉर्नर रहता है उस पर कोनों की खुदाई को रोकने के लिए प्रयोग में आता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है कि धातु काटने की प्रक्रिया में टूल को वर्क सरफेस से रगड़ने को कैसे रोक सकते हैं। जब भी हम टूल वर्क सरफेस को रगड़ने से कैसे रोक सकते हैं, उसमें से कौन सा एंगल रगड़ने से, यानी कि उसमें से जो रबिंग होगा उसको रोकने के लिए किस एंगल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बोल रहा है कि लिप एंगल को घटा करके। ऑप्शन बी बोल रहा है रैक कोण को बढ़ा करके। ऑप्शन सी बोल रहा है कि क्लीयरेंस कोण को बढ़ा करके। और ऑप्शन डी बोल रहा है टूल वेज कोण को घटा करके। तो जब भी हमारे वर्कशॉप में धातु से वर्क पीस को रगड़ने से रोकने के लिए हमारा एक क्लीयरेंस दिया जाता है, जो कि अगर हम उसको बढ़ा देंगे तो हमारा जॉब और वर्क पीस जो टूल का है उसमें से कुछ गैप बढ़ जाएगा, तो वो हमारा रबिंग नहीं होगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 153। धातु की उस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो शॉक या इम्पैक्ट को सहन कर सकता है। यानी कि उस पर अगर चोट लगाएंगे तो वो जो शॉक यानी कि झटका और होता है वो सबको सहन कर सकता है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि टेनासिटी। ऑप्शन बी है हार्डनेस। ऑप्शन सी है ब्रिटलनेस। और ऑप्शन डी है टफनेस। तो जो इसमें से डी नंबर दिया गया है वो टफनेस, वो झटका और उसमें से इम्पैक्ट को सहन करने की क्षमता होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है कौन सा पार्ट मेजरिंग फेस जो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट किया रहता है। यानी कि माइक्रोमीटर का पार्ट कुछ ऐसे करके रहता है, इसमें से कौन सा पार्ट बोल रहा है कि बाहरी माइक्रोमीटर का पार्ट में रहता है। तो इसमें से जो हमारा रहता है एनविल, ये हमारा बाहरी माइक्रोमीटर का एक पार्ट्स होता है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए जो है एनविल, ये हमारा मेजरिंग फेस का एक बाहरी माइक्रोमीटर में फिट किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है फिगर से रिलेटेड। बोल रहा है इस माइक्रोमीटर का नाम क्या है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि डेप्थ माइक्रोमीटर। ऑप्शन बी बोलता है इनसाइड माइक्रोमीटर। ऑप्शन सी है वर्नियर माइक्रोमीटर। ऑप्शन डी है आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो ये जो फिगर में दिखाया गया है वो हमारा इसकी सहायता से हम लोग डेप्थ को मेजर कर सकते हैं। तो ये जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है डेप्थ माइक्रोमीटर, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है कि मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है। यानी कि जब ड्रिल मशीन में हम चक में उसको फिट करते हैं तो उसे कौन सा विधि है जिसके द्वारा कि वो फिक्स्ड हो जाता है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि आर्बर के द्वारा। ऑप्शन बी बोल रहा है कि स्टॉक के द्वारा। ऑप्शन सी बोल रहा है स्लिप्स के द्वारा। ऑप्शन डी है बाय स्पेशल क्लैंप के द्वारा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होता है आर्बर। यानी कि आर्बर के द्वारा जो भी होता है मशीन स्पिंडल में ड्रिल चक में पकड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157। कौन सी ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल हेड को कॉलम के पास और दूर किया जा सकता है। ऐसा कौन सा मशीन रहता है जिसमें से कॉलम को नज़दीक और दूर कर सकते हैं। तो इसमें से जो चलिए देख लेते पहले ऑप्शन ए बोल रहा है पिलर ड्रिल मशीन। ऑप्शन बी है गैंग ड्रिल मशीन। ऑप्शन सी है रेडियल ड्रिल मशीन। और ऑप्शन डी है सेंसिटिव बेंच ड्रिल मशीन। तो इसमें से जो सी नंबर दिया गया है रेडियल ड्रिल मशीन, इसमें से कॉलम को नज़दीक दूर कहीं भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं और इसमें से 360 डिग्री में इसको रोटेट कर सकते हैं।
तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 58 में बोल रहा है कि इस स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है, यानी कि जो स्क्रू थ्रेड रहता है उसमें से कौन सा ऐसा स्क्रू थ्रेड है जिसका कि क्रेस्ट को राउंड थोड़ा किया जाता है। ऑप्शन ए बोल रहा है कि BA थ्रेड, ऑप्शन बी बोल रहा है BSF थ्रेड, ऑप्शन सी है BSW थ्रेड, ऑप्शन डी है एक्मे थ्रेड। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी BSW थ्रेड। इसमें से रूट और क्रेस्ट को थोड़ा सा राउंड किया रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टैप का फिगर देख के पूछा गया है, बोल रहा है इस टैप रिंच का नाम बताइए। तो ये जो हमारे फिगर में दिखाया गया है ये वाला हमारा हैंडल हो जाता है, इसमें से हम टैप को पकड़ सकते हैं। तो इसमें से कौन सा टैप रिंच का दिखाया गया है? ऑप्शन ए बोल रहा है बॉक्स टाइप टैप रिंच, ऑप्शन बी है सॉलिड टाइप, ऑप्शन सी है टी हैंडल टैप रिंच और ऑप्शन डी है एडजस्टेबल टैप रिंच। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह सॉलिड टाइप टैप रिंच फिगर में दिखाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 60, बोल रहे टैप ड्रिल की साइज की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करते हैं, यानी कि टैप ड्रिल साइज को निकालने के लिए ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाया जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है टैप ड्रिल साइज बराबर मेजर डाया -2 इंटू डेप्थ, ऑप्शन बी है मेजर डाया +2 इंटू डेप्थ, ऑप्शन सी है मेजर डाया -2 प्लस डेप्थ और ऑप्शन डी है मेजर डाया +2 प्लस डेप्थ। तो जो ऑप्शन ए दिया गया है मेजर डाया -2 इंटू डेप्थ, उसकी सहायता से ये वाला फॉर्मूला लगा के हम टैप ड्रिल साइज गणना कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, कौन सी गतिविधि ड्रिलिंग करते समय ड्रिल बिट के अत्यधिक घिसने और आवाज़ करने का कारण बन जाता है, यानी कि ड्रिल मशीन को हम ऐसा कौन सा विधि से करेंगे जिसमें से बहुत घिसेगा और आवाज़ भी होता है? ऑप्शन ए बोल रहा है कि 2 फास्ट फीड रेट, ऑप्शन बी है 2 स्लो फीड रेट, ऑप्शन सी बोल रहा है बहुत ज़्यादा कटिंग स्पीड रखने से और ऑप्शन डी बोल रहा है कि बहुत धीमे का स्पिंडल की गति को रखने से। तो जो इसका मुख्य कारण होता है वो 2 स्लो फीड रेट की वजह से। अगर ड्रिल मशीन में बहुत स्लो धीमी गति से फीड देंगे तो उसमें से हमारा घिसने का आवाज़ आएगा और टूल हमारा घिस जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 62 में दिया है कि इंच ग्रेजुएशन वाले वर्नियर कैलिपर की रीडिंग को बताने के लिए बोल रहा है। तो चलिए इसमें से देखते हैं कि कितना हमारा इंच। तो ये जो हमारा पहला वाला देखेंगे कि कितना इंच इक्वली पार हुआ है, तो ये 2 इंच 3 इंच 4 इंच, तो यानी कि हमारा 1 इंच टोटल पार हो चुका है। तो सबसे पहला हम लिख देते हैं 1 इंच। उसके बाद देखेंगे कि हमारा छोटा वाला पार कितना कर किया है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे सब डिवीज़न वाला कितना पार हुआ है, 4 तक पार कर गया है, यानी कि पहले 1 इंच टोटल हो गया था। उसके बाद जो है वो कितना पार हुआ है 4 और एक छोटा वाला और पार हुआ है, यानी कि 0.450 इंच। उसके बाद देखेंगे कि कौन सा हमारा मैच कर रहा है लाइन वर्नियर के साथ। तो वर्नियर के साथ 5 के बाद कितना घर पार हुआ 1 2 3 चौथा वाला, यानी कि 5 और 4 9, यानी कि 0.009 इंच। इन सभी को ऐड कर देंगे, तो इन सभी को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 954.1, यानी कि 1.459 इंच हमारा इसका एक्चुअल रीडिंग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग में 90 डिग्री और 45 डिग्री के कोण को चिन्हित किया जाता है? तो कॉम्बिनेशन सेट में टोटल 4 पार्ट्स होता है। एक रूल होता है, दूसरा सेंटर हेड होता है, तीसरा स्क्वायर हेड होता है और चौथा प्रोटेक्टर हेड होता है। तो इसमें से 90 और 45 डिग्री का जो एंगल होता है वो हमारा स्क्वायर हेड में दिया जाता है। एक साइड 90 डिग्री का रहता है और दूसरा साइड 45 डिग्री का रहता है। तो इसमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें से सेंटर हेड की सहायता से राउंड जॉब का सेंटर निकालने के लिए प्रयोग करते हैं और प्रोटेक्टर हेड से एंगल को मेजर कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 164, बोल रहे एंगल प्लेट में रिब्स क्यों प्रदान किया जाता है? जो हमारा एंगल प्लेट रहता है उसमें से रिब्स दिया जाता है सपोर्टिंग के लिए, और वो क्या करता है डिस्टॉर्शंस को
बचाने का काम करता है। ऑप्शन ए बोल रहा है कि समतलता प्रदान करने के लिए, ऑप्शन बी बोल रहा है विकृति को रोकने के लिए, और ऑप्शन सी है प्रोवाइड द स्क्वायरनेस चौकोरपन प्रदान करने के लिए, और बोल रहा है मशीन सतह को सपोर्ट करने के लिए। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, विकृति को रोकने के लिए एंगल प्लेट में रिब्स को प्रदान किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में बोल रहा है कि इस वी ब्लॉक को पहचान कीजिए। तो इसमें से एक पहले भी वी ब्लॉक आया था, उसमें से बताए थे कि ये ऊपर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, लेवल बोलते हैं, और ये जो साइड में दिया गया है इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। तो इसमें से देखिए कि कितना लेवल दिया गया है, एक ऊपर में दिया गया, एक नीचे दिया गया, तो कितना लेवल हो गया, 2 लेवल हो गया। और ग्रुप कितना है, दोनों एक ही साइड में एक ही ग्रुप दिया गया है, ये दोनों को एक ही ग्रुप दिया गया। तो इसमें से 2 लेवल और एक ग्रुप है। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा है। ऑप्शन ए बोल रहा है सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप, नहीं है। सिंगल लेवल डबल ग्रुप, नहीं है, भी नहीं है। ऑप्शन सी बोल रहा है डबल लेवल सिंगल ग्रुप, हाँ ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है स्टील की कितनी कार्बन कंटेंट फॉर्म हो जाता है, यानी कि स्टील में ऐसा कौन सा कितना प्रतिशत तक हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया गया बोल रहा है कि 1.2% तक, ऑप्शन बी है 1.7% तक, ऑप्शन सी है 1.9% तक, ऑप्शन डी है 2.1% तक। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कार्बन कंटेंट स्टील का 1.7% तक हम इसको फॉर्म कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67। 67 में बोल रहे हैं कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए किस कटिंग फ्लूइड का प्रयोग करते हैं। तो कास्ट आयरन हमारा जो मटेरियल है उसमें से हम किसी भी प्रकार का ऑयल्स का प्रयोग नहीं करते हैं, तो उसमें से किसका प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन ए में दिया गया ड्राई एयर जेट, ऑप्शन बी बोल रहा है सोल्यूबल ऑयल, ऑप्शन सी है मिनरल्स ऑयल, ऑप्शन डी है वेजिटेबल्स ऑयल। तो उसमें से जब कोई भी ऑयल्स का प्रयोग नहीं करेंगे तो इसमें से ऑप्शन एक ही दिख रहा है ड्राई एयर जेट, यानी कि उसमें से एयर का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिगर से रिलेटेड है। 68 नंबर में बोल रहा है कि रेडियल ड्रिल मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। ये वाला जो हमारा पार्ट दिया गया है इसका पार्ट्स का नाम पूछ दिया गया है। ऑप्शन ए में बोल रहे हैं कि बेस, ऑप्शन बी बोल रहा है स्पिंडल, ऑप्शन सी बोल रहा है रेडियल आर्म, और ऑप्शन डी है स्पिंडल हेड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है स्पिंडल हेड। ये वाला जो हमारा है ये स्पिंडल हेड को दर्शाया गया है। चलिए इसमें से तीनों और जो ऑप्शन है उसका भी बारे में हम बता देते हैं आपको। तो ऑप्शन ए दिया गया है बेस, तो ये वाला जो हमारा है ये बेस हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया गया स्पिंडल, यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा ये हमारा स्पिंडल है, और रेडियल आर्म यानी कि ये वाला जो भुजा है ये हमारा रेडियल आर्म हो जाता है। ये हमारा 360 डिग्री में रोटेट करते रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69। 69 में नॉमरिकल्स दे दिया गया है। बोल रहा है हाई स्पीड स्टील ड्रिल जिसका व्यास 24 मिलीमीटर और काटने की गति यानी कि भी दिया गया है 30 मीटर पर मिनट। माइल्ड स्टील को ड्रिल की दूर की गति की आरपीएम को ज्ञात कीजिए। तो हमारा भी बराबर सूत्र होता है पाई डी एन अपॉन 1000। तो हमको एन के बारे में पूछा गया, तो एन बराबर कितना हो जाएगा, भी इंटू 1000 बटे पाई इंटू डी। तो भी का मान कितना हो गया है 30 इंटू 1000 बटे पाई का मान 3.14 इंटू डी का मान कितना दिया है 24। इन सभी को मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो ये जो हमारे अप्रॉक्सीमेट आएगा 398 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। तो जो उसके अकॉर्डिंग हमारा नियरेस्ट कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 400 आरपीएम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70। क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है कि रिवेट के छेद में रिवेट वाल डालने के बाद 2 प्लेटों को निकट लाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। यानी कि ये हमारा रिवेट अगर डालेंगे तो इस दोनों प्लेटों को नियरेस्ट लाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है कि ड्रिफ्ट का, ऑप्शन बी बोल रहा है डॉली का, ऑप्शन सी है रिवेट सेट का, ऑप्शन डी है क्लॉकिंग टूल का। तो जो हमारा जो रिवेट सेट होता है उसकी सहायता से हम 2 प्लेटों को नज़दीक ला सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71। 71 में बोल रहे हैं बेंड स्निप का उपयोग क्या है। बेंड स्निप्स का प्रयोग किस लिए करें,
ग्रुप कट लगाने के लिए, ऑप्शन है जिग जैग कट के लिए, ऑप्शन सी है स्ट्रेट कट के लिए, ऑप्शन डी है सर्कुलर कट्स के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बेंड स्निप्स का प्रयोग हम लोग सर्कुलर कट करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 में, लीवर शियर के इस भाग का नाम बताइए। तो ऑप्शन ए में दिया गया है बेस प्लेट, ऑप्शन बी बोल रहा है लीवर आर्म है, ऑप्शन सी बोल रहा है कि लोअर ब्लेड है, ऑप्शन डी बोल रहा है कि अपर ब्लेड है। तो ये जो हमारा नीचे वाला दिखाया गया है फिगर में, ये हमारा लोअर ब्लेड को दिखाया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जो हमारा नीचे दिया गया ये हमारा बेस प्लेट हो जाएगा, ये हमारा जो दिखाया गया ऊपर का ये हमारा लीवर आर्म हो जाएगा, और ये वाला ऊपरी ब्लेड हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 में बोल रहा है इस सीट मेटल ऑपरेशन का नाम बताइए। चलिए देखते हैं सीट मेटल में कौन सा ऑपरेशन हो रहा है। तो यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है सीट मेटल का ऑपरेशन। तो इसमें से ए नंबर बोल रहा है ग्रूविंग, ऑप्शन बी है नॉचिंग, ऑप्शन सी है बेंडिंग, ऑप्शन डी है फोल्डिंग। तो ये जो हमारा सीट मेटल का वर्क है इसमें से हमारा ग्रूविंग का कार्य हो रहा है। तो इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, बोल रहा है जिंक कोटेड आयरन का नाम बताइए। यानी कि स्टील या मेटल की जो भी उसमें से जिंक को ऊपर में पेंट किया जाता है उसका इसे कौन सा विधि है। ऑप्शन ए बोल रहा है ब्लैक आयरन, ऑप्शन बी है टिन्ड आयरन, ऑप्शन सी है स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन डी बोल रहा है गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो इसमें से जिंक कोटेड आयरन को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 75 में 2000 मिलीमीटर की लंबाई, 500 मिलीमीटर की चौड़ाई, 4 मिलीमीटर की मोटाई और 7.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की घनत्व वाली स्टील प्लेट की वजन की गणना करें। तो चलिए इसका फॉर्मूला बता देते हैं। तो भार बराबर हो जाता है घनत्व इंटू आयतन। तो हमारा घनत्व कितना दिया गया है 7.85 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। हमारा आयतन निकाल लेते हैं। तो आयतन वॉल्यूम बराबर कितना हो जाएगा, लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई होता है। तो इसमें से सभी को मल्टीप्लाई करते हैं, 2000 इंटू 500 इंटू 4, ये हमारा मिलीमीटर में है और जो हमारा डेंसिटी दिया गया है वो सेंटीमीटर में दिया गया है। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से डिवाइड कर देंगे सभी को। तो इन सभी को काट देते हैं, 1 0 से 1 0, 3 0 से कट गया। इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 4000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा घनत्व। अब हम भार निकाल लेते हैं। तो भार बराबर कितना हो जाएगा 7.85 इंटू 4000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 31,400 इसका आ जाएगा 31,400। ये हमारा ग्राम से में आएगा। तो इसको किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 31.4 kg। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना दिया गया है, बी नंबर में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आज का 25 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।